जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने चर्चा की थी प्रशासकीय राज्य की, हस्तक्षेपवादी राज्य, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य को अमली जामा या ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने का दायित्व है जो प्रशासन का है, उससे प्रशासकीय राज्य का उद्भव हुआ। प्रशासकीय राज्य एक प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य का प्रारूप मात्र है और जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो कैसी भी विचारधारा की हो, किसी प्रकार की सरकारें हों, उन सरकारों का सारा कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इसलिए सभी राज्यों में सभी जो राजनीतिक दृष्टि से विश्व में जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी प्रशासकीय राज्य की गिनती में आती हैं। प्रशासकीय राज्य का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ प्रशासन की दखल या हस्तक्षेप नहीं हो। हस्तक्षेप का मतलब ये नहीं है कि नकारात्मक दृष्टिकोण, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण लिए शासन के पूरक में या शासन की छाया में प्रशासन पग पग पर आपके सहयोग के लिए, आपके समर्थन के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने का जो दायित्व है वो प्रशासन का होता है। इसी कारण से प्रशासकीय राज्य कहलाता है। इसी क्रम में अगला संगठन है सरकार का संगठन। जैसा कि सरकार का जो संगठन बनना है वह संगठन 3 स्तंभों या 3 पिलर पे बना है और कभी कभी ये कहा जाता है चौथा स्तंभ हमारी मीडिया, स्वतंत्र प्रेस और जागरूक जो नागरिक है उसकी आवाज़ जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सुनने और देखने को मिल रही है। इस दृष्टिकोण से जो सरकार का जो संगठन है, उस सरकार के संगठन में जो सबसे महत्वपूर्ण सरकार के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में संगठन में जो एक अहम व्यवस्था रखती है, संगठन में एक विधान बनाने का जिसके पास दायित्व होता है, उसको विधायिका, व्यवस्थापिका कहा जाता है, लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर जो भाग है उसमें सरकार को व्यवस्थापिका का जो अर्थ है और परिभाषा है वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। राज्य एक अमूर्त संस्था है जो दिखाई नहीं देती, बल्कि उसके अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। राज्य समाज का अनिवार्य राजनीतिक संगठन है जो अपने क्षेत्र के अन्य सभी संगठनों को सर्वोच्च होता है। राज्य जिन 4 तत्वों से मिलकर बना है उनमें महत्वपूर्ण तत्व सरकार है। जैसा कि डॉक्टर गार्नर ने कहा है, राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन के द्वारा होती है उसका नाम सरकार है। तात्पर्य साधारणतः यही है कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति या जनता के सुख की कल्याण की इच्छा या जनता के कार्यों की इच्छा की पूर्ति जिस संगठन से होता है उसका नाम सरकार है। इसी प्रकार से
सरकार राज्य का अत्यंत आवश्यक अंग होती है, जिसके माध्यम से राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है। सोल्टाउ के शब्दों में सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब व्यक्तियों और संस्थाओं तथा साधनों से होता है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और उसे क्रियान्वित किया जा सकता है। इसी प्रकार बर्क ने भी कहा है, सरकार मानव बुद्धि का आविष्कार है जिसके द्वारा मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण की जाती हैं। उन्होंने सरकार को परिभाषित करते हुए कहा, सरकार एक ऐसा अभिकरण है या तंत्र है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा निर्मित, अभिव्यक्त और लागू की जाती है। अतः कहा जा सकता है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य नामक राजनीतिक संगठन निर्मित हुआ है, उस उद्देश्य की व्याख्या करने और उसे कार्यान्वित करने का कार्य सरकार करती है। एनसाइक्लो ऑफ ब्रिटानिका में कहा गया है, सरकार सामाजिक जीवन उस पहलू से संबंधित है जो सहमति, नियंत्रण, शक्ति, प्राधिकार पर केंद्रित है। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में कहा गया है, सरकार सामाजिक जीवन के उस पहलू से संबंधित है जो सहमति, नियंत्रण, शक्ति, प्राधिकार पर केंद्रित है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यवस्थापिका का जो संगठन है, उस व्यवस्थापिका के संगठन में जो सरकार के 3 अंग मुख्य रूप से व्यवस्थित किए हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसा कि भारत में प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उन प्रशासनिक संस्थाओं में सरकार को 3 अंगों में बांटा गया है। व्यवस्थापिका, जिसे विधायिका कहते हैं। विधायिका का तात्पर्य है संसद, और संसद जैसा इंग्लैंड और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है या संसदात्मक शासन व्यवस्था है, उन संसदीय शासन व्यवस्था में 2 सदन होते हैं। जैसा कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसी प्रकार से भारत में भी लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 238 प्लस 12 भारतीय सामाजिक, संस्कृति, साहित्य, कला, इन क्षेत्रों से राज्यपाल द्वारा नामित सांसद 12 चुने जाते हैं। इसलिए 545 लोकसभा के सदस्य और 250 राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह उस सदन कहा जाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जगह भारत में लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये एक व्यवस्थापिका का या विधायिका का रूप है, जहाँ विधान की व्यवस्था है, कानून का निर्माण किया जाता है, विधेयक पर बहस होती है। कोई भी कानून या विधेयक जब बनता है तो सबसे पहले जो प्रारूप है वो विधायिका में रखा जाता है, और विधायिका का रखने का जो दायित्व है वह कार्यपालिका का है,
और कार्यपालिका उस विधायिका में अपने प्रारूप की, अपने विधेयक की चर्चा होती है, और विधायिका जब उसे पारित करता है तो वह राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के लिए जाता है, और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करता है तो वह विधि या कानून का रूप ग्रहण करता है। और राष्ट्रपति को यह अधिकार है, अगर उसको लगता है संविधान सम्मत नहीं है और उसको लगता है कि संविधान की भावनाओं के अनुरूप ये विधेयक नहीं बना है तो वह इसे एक बार लौटा सकेगा। किंतु दोबारा विधायिका अगर उस बिल को वापस भेजती है तो राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कोई स्थान नहीं है। एकल सर्वोच्च कार्यपालिका में स्थित होकर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल्स कार्य करता है, और वो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, मोंटेस्क्यू द्वारा जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ, वो अमेरिका में इसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, किंतु शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। कार्यपालिका अपने कानूनों की, नियमों की, योजनाओं की क्रियान्विति का कार्य करता है। विधायिका या व्यवस्थापिका व्यवस्था देता है, विधान बनाता है और कार्यपालिका को सौंपता है। और न्यायपालिका का दायित्व है कि ये कहीं संविधान की भावना के खिलाफ तो नहीं है, संविधान के अनुभवों के खिलाफ तो नहीं बनाया हुआ है। इसलिए न्यायपालिका को उस कानून की व्याख्या या रिव्यू करने का अधिकार है। अगर वो संविधान सम्मत नहीं है तो उस पर फैसला सुना सकता है। किंतु हमें देखने को कई बार मिलता है कि न्यायपालिका फैसला देती है भारत जैसे देश में, और क्योंकि यहाँ विधायिका सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है और संसदात्मक शासन व्यवस्था महत्वपूर्ण माना है, संसदीय सर्वोच्च शक्ति के रूप में है। जैसा कि अमेरिका में न्यायालय अगर कोई कह देता है या न्यायालय कोई फैसला, उसको लागू करना पड़े, न्यायिक सर्वोच्चता है वहाँ अमेरिका में। किंतु भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था होने कारण संसद सर्वोपरि, विधायिका सर्वोपरि है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो उस पर भी संविधान की भावनाओं के अनुरूप कानून बनाने का अधिकार संसद को या विधायिका को है। पिछले दिनों हमें देखने को मिला था कि SC/ST का जो एक्ट था उसके माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया, किंतु उसके पश्चात भी विधायिका ने उस पर कानून संविधान की भावना के अनुरूप बनाया। किंतु सरकार ने जो कॉलेजियम सिस्टम उठाना चाहा वो न्यायपालिका ने उसे स्वीकार नहीं किया, और वो आज भी वो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। हालांकि उसके ड्रॉबैक हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें, किसी भी क्षेत्राधिकार का हनन नहीं करें, कोई एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करे। ये एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। अपने अपने क्षेत्र या अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करें। ये सरकार के जो संगठन, तीनों संगठन मिलकर कार्य करें, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका में अमेरिका जैसे देश में एकल कार्यपालिका है, स्वयंभू सर्वोच्च शक्ति का प्रदाता अमेरिका का राष्ट्रपति है, और कैबिनेट का भी संसद में कहीं उल्लेख नहीं है। फिर भी वह विषय विशेषज्ञ जो उन विषयों से विशेषज्ञ का ज्ञान रखते हैं उनको वो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इस तरह से बनाता है, जबकि वो
संसद के या अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। अगर ऐसा भारत में मौका मिले तो हम समझ सकते हैं कि हम किस किस को या अपने परिवार के या हमारे परिजन स्वजनों को हम कितना लाभ दे सकते हैं, किंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ उल्लेख नहीं होते हुए भी विषय विशेषज्ञों को ही, ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को मंत्रिमंडल या कैबिनेट में शामिल किया जाता है। किंतु भारत में दो तरह की कार्यपालिका है। जैसे सरकार का शासन व्यवस्था का जो संरक्षक के रूप में कार्य करता राष्ट्रपति करता है। तीनों सरकार का जो नेतृत्व राष्ट्रपति के रूप में करता है, और तीनों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका और संविधान, इनकी संरक्षा, इनकी संप्रभुता, इनका संरक्षण करना राष्ट्रपति का दायित्व है। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था में ये कहा गया है कि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका होगी। इंग्लैंड में नाम मात्र की कार्यपालिका है, वहाँ सम्राट कार्य करता है, क्राउन के नाम से काम करता है, और भारत में राष्ट्रपति करता है। इंग्लैंड में क्राउन के नाम से, ताज के नाम से कार्य, सम्राट उस शक्ति का उपभोग करता है, और यहाँ राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। किंतु वास्तविक शक्ति का प्रयोग है वह मंत्रिपरिषद करती है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जिसका तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की परामर्श पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। ऐसी संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्था है। इस प्रकार से, किंतु हमारा संविधान संसदात्मक शासन व्यवस्था हो सकता है, किंतु इस संविधान में इतना चेक एंड बैलेंस बनाया है कि राष्ट्रपति भी अगर चाहे तो प्रधानमंत्री के सामने संकट पैदा कर सकता है। राष्ट्रपति के जितने कार्य अपने नाम से किए जाते हैं, या राष्ट्रपति को अधिकार है किसी बिल को रोकने को, दोबारा उसके विचार करने को सलाह देता है, तो पूरे देश में एक प्रतिक्रिया होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक गरिमा और संविधान की संरक्षा के लिए बनाया गया है, और संविधान का संरक्षण करता है, संरक्षा करता है, और राष्ट्रपति को अधिकार है कि संविधान की भावनाओं के अनुसार सरकार चले। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रपति बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा पोस्टल विधेयक पर राजीव गांधी के समय तात्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था, जिसकी खूब चर्चाएं हुई थी, और राजीव गांधी जी काफ़ी परेशान रहते थे उस समय। तो कहने का तात्पर्य है, चेक एंड बैलेंस इतना अच्छा हमारे संविधान ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना अच्छा बना रखा था कि ऐसे कोई मनमानी नहीं कर सकता। तीसरी जो सरकार के संगठन है वह न्यायपालिका है। न्यायपालिका एक तरह से त्रिस्तरीय संगठन के रूप में काम करता है। सबसे जो नीचे का जो न्यायालय है, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, अगर उस न्याय से व्यक्ति, उस न्यायिक प्रक्रिया से व्यक्ति या अपने न्याय के प्रति संतुष्ट नहीं है, तो वह उच्च न्यायालय जाता है। प्रत्येक राज्य में या तो एक है, या छोटे राज्य हैं तो 2 राज्य मिलकर एक उच्च न्यायालय है। उन उच्च न्यायालय में, जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है, वहाँ निर्णय होता है, और अगर उससे भी संतुष्ट नहीं है तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। कहने का तात्पर्य है, न्यायपालिका का जो कार्य क्षेत्र है
एक तो अपीलीय कार्य है, दूसरा व्याख्या करने का कार्य है। अपीलीय कार्य जो उच्चतम न्यायालय से निर्णय से संतुष्ट नहीं होते और एसएलपी दायर करके उच्चतम न्यायालय में आते हैं, उन अपीलीय याचिकाओं का निस्तारण करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। दूसरा, विधायिका में, व्यवस्थापिका में जो व्यवस्था दी जाती है या जो विधेयक बनाए जाते हैं, कानून का निर्माण किया जाता है, वह संविधान की भावनाओं के अनुरूप हैं कि नहीं, संविधान के प्रावधानों के अनुसार हैं कि नहीं, ये देखने का काम न्यायपालिका का है। इसलिए न्यायपालिका भी संविधान की संरक्षा के लिए एक प्रहरी के रूप में, एक वॉचमैन की तरह बराबर निगरानी रखते हुए देश को कानून व्यवस्था, संविधान व्यवस्था के अनुरूप शासन करने की बार बार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को हिदायत देता रहता है और अपने अपने निर्णय सुनाता रहता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि तीनों जो संगठन हैं, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, तीनों संगठन अपने अपने पृथक पृथक क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे। एक दूसरे के कार्य क्षेत्र या क्षेत्राधिकार में कभी भी न घुसेंगे, न हस्तक्षेप करेंगे। जैसा कि जयपुर में एक बार भैरू सिंह जी का पिंक सिटी प्रेस क्लब में जन्मदिन था, तो उन्होंने एक बात कही थी, आज तक, अब तो बहुत कम हो गया, उस समय, ये लगभग उस समय उपराष्ट्रपति बने थे, तो उनका जन्मदिन था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, न्यायिक सक्रियता बढ़ी है और बड़ा अच्छा लगता है कि न्यायपालिका, सरकार को कोई कहने वाला मिला, किंतु कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रही है और कार्यपालिका या विधायिका का जो क्षेत्राधिकार है उस पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रही है। तो आज हमें अच्छा लग रहा है, पर कल ये विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य उनका यही था कि जब मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, कार्यपालिका अपने क्षेत्र में कार्य करे, न्यायपालिका अपने क्षेत्र में कार्य करेगा, व्यवस्थापिका अपने क्षेत्र में। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि सरकार के जो तीनों संगठन मिलकर कार्य करते हैं, वह एक सरकार का स्वरूप का निर्धारण होता है, सरकार की एक व्यवस्था होती है। इसीलिए हमें कहा गया है कि सरकार के जो प्रमुख 3 स्तंभ हैं, वह व्यवस्थापिका या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वह व्यवस्थापिका, विधायिका, लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर एक प्रकार से व्यवस्था है, विधान को बनाने का एक स्थान है, कानून निर्माण या विधि निर्माण का एक स्थान है जहाँ चर्चा होती है, बहस होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी अविश्वास प्रस्ताव आता है, कभी संशोधन, कटौती प्रस्ताव आता है, कभी संशोधन प्रस्ताव लाया जाता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, वह अपने क्षेत्र की, अपने ज्ञान और कुशलता के कारण, अपने क्षमताओं के कारण उस विधेयक पर, उस कानून पर चर्चाएं करते हैं और वह विधेयक लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में होता है। ये जरूरी नहीं कि लोकसभा में हो, राज्यसभा में भी हो सकता है। यानी दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विधेयक पारित होने के पश्चात जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह विधि का, कानून का या विधेयक का, एक्ट का एक स्वरूप ग्रहण करता है। इस दृष्टिकोण से
हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका इन तीनों सरकार के स्तंभों में सबसे महत्वपूर्ण है। और जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की मैं बात नहीं कर रहा, जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें ये प्रमुख प्रावधान है, जब तक विधायिका में, जब तक व्यवस्थापिका में पूर्ण बहुमत नहीं होता तब तक सरकार नहीं बनाई जाती। इसका तात्पर्य यह है कि विधायिका में जिस दल का बहुमत होता है उस दल की सरकार होती है, उस दल की कार्यपालिका का निर्माण होता है या मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो इसका तात्पर्य है जिस दिन सरकार ने विधायिका में अविश्वास प्रस्ताव खो दिया उसे सदन में विधायिका में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। जैसा कि पिछले दिनों राजस्थान की जो राज्य की जो विधायिका है, विधानसभा जिसे कहते हैं, उसमें अपने ही दल के एक बड़े नेता ने अलग होकर चुनौती दी कि बहुमत सिद्ध करे, किंतु बड़े नाटकीय ड्रामे या नाटकीयता की तरह आलक मान के हस्तक्षेप दखलंदाजी से वह वापस उसी दल में आए और बहुमत सिद्ध किया। इसका तात्पर्य है कि सरकार जब अस्थिर होने लगी तो होटलों में भागने लगी, अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी, अपने अपने दोनों दल चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो बाड़ेबंदी करने लगी। किंतु जब बहुमत सिद्ध करने का वक्त आया तो अपने अपने बाड़े से उठा के व्यक्तियों को, जैसे भेड़ बकरियों को लाया जाता है और भेड़ बकरियों को एक बाड़े में बंद किया जाता है, उसी प्रकार से उन विधेयकों का हमने देखा। 14 दिन का जो पटाक्षेप हमने सभी, हम राजस्थान के निवासी हैं, वो देखा नज़ारा। सरकार होटल से चल रही थी और हम ये अपेक्षा कर रहे थे सरकार ने जो वादे किए थे वो कब पूरे होंगे। जनता आंखों में देख रही थी, करोड़ों रुपए खर्च हुए। कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक विधायिका में उस दल का बहुमत है तब तक सरकार का अस्तित्व है। जिस दिन विधायिका में उस दल का बहुमत खो देगा उस दिन सरकार को इस्तीफा देके नए चुनाव की या वैकल्पिक व्यवस्था की राज्यपाल को या राष्ट्रपति को व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसका तात्पर्य यह है कि विधायिका में जब तक बहुमत है तब तक सरकार का अस्तित्व है। इसलिए व्यवस्थापिका या विधायिका एक महत्वपूर्ण स्थल है।